नमस्कार। आज हम लेकर आ गए हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का लेक्चर नंबर 11 और हम आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ। वही तो चलिए चलते हैं ड्रीम वर्ल्ड की दुनिया में। क्या हो कि अगर आप इनविजिबल हो जाएं और आप जो कुछ भी करना चाहते हैं करी जाएं और आपको कोई देख ना पाए। वो सब कैसे पॉसिबल है? जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट था वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। इस टॉपिक के एंड तक आते आते यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इनविजिबिलिटी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या, कि इनविजिबल हुआ जा सकता है, नहीं हुआ जा सकता, कि ये जो फेरी टेल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ फेरी टेल्स की बुक्स में ही बंद होके रह जाएंगे, या इन फ्यूचर कभी इनकी फिजिबिलिटी के कोई चांसेस हैं भी या नहीं है। इस लेक्चर के एंड तक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो लेट अस स्टार्ट। इसके अंदर जो ये वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी है कि वेलोसिटी के साथ साथ मास जो है वो वेरी करता है ऑब्जेक्ट का। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है, तो वो सब जो है वो पुरानी भूली बिसरी बातें हो गई हैं। रिलेटिविटी के अंदर मास जो है दैट इज नॉट कांस्टेंट। अब क्यों मास को कांस्टेंट नहीं माना गया, तो ये समझ लेना पहले बहुत ज़रूरी है। जो आप लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, F इज इक्वल टू ma, कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट। ऑल्दो दिस इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग इसी एक्सप्रेशन को न्यूटन सेकेंड लॉ का नाम देके यूज करते हैं। हालांकि ये उस एक्सप्रेशन का एक स्पेशल केस है जो आपको अभी इस टॉपिक के बाद समझ आएगा। लेकिन इसी स्पेशल केस को अगर मैं आधार मान के चलूँ, जो आप लोग अब तक करते आए हैं कि अगर यही रियल लॉ है सेकेंड लॉ, तो देखिए आप इसके अंदर यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गई? फोर्स अपॉन मास, इसके इक्वल। एक्सेलरेशन होती क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए, अगर मेरे पास कोई बॉडी है जिसका मास है m, उसके ऊपर मैं कॉन्टिन्यूटी में फोर्स F अप्लाई कर रही हूँ, बट माइंड इट दिस फोर्स F इज कांस्टेंट। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक बॉडी है और इसके ऊपर मैं कॉन्स्टेंसी से एक फोर्स F लगाई जा रही हूँ, ऐसे एक कांस्टेंट फोर्स इसके ऊपर लगा रही हूँ, सिर्फ कांस्टेंट फोर्स, एंड आई एम अप्लाइंग कीप ऑन अप्लाइंग दिस फोर्स फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब मैं इस फोर्स को लगाई जा रही हूँ बार बार। तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, फोर्स लग रही है, मास, फोर्स की वैल्यू भी कांस्टेंट है, मास की वैल्यू भी कांस्टेंट है। दैट मींस ये जो राइट हैंड साइड है दिस इज अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अगर राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो इस इक्वालिटी के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड भी कांस्टेंट हो जानी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ध्यान से देखिए, टाइम बढ़ता जा रहा है क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आपने फोर्स लगाई, इट मीन्स टाइम इज इंक्रीजिंग। अगर टाइम बढ़ रहा है तो इस एक्सप्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर बढ़ने से ये ओवरऑल क्वांटिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। बट इक्वेशन में इक्वालिटी ये कहती है कि इन दोनों को क्या रहना है? बराबर। उसके लिए जरूरी है कि न्यूमरेटर बढ़ता रहे उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में टाइम बढ़ रहा है। तो इस चीज का मतलब क्या है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स F इनफाइनाइट टाइम तक अप्लाई करते रहें तो आप बॉडी की स्पीड इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। नाउ थिंग इज कि अगर ऐसा हो जाए कि आप एक बॉडी है, मान लीजिए डस्ट है, इसके ऊपर मैं कांस्टेंट फोर्स मान लो 10 साल, 20 साल, 30 साल एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती रहूं, तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जानी चाहिए। बट दिस नेवर हैपन्स। ऐसा कभी नहीं होता, जो कि हमें पता है कि स्पेशल थ्योरी का पॉस्टुलेट भी है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम के अंदर मैक्सिमम स्पीड है, जिसको हम ओवरकम कर ही नहीं पाए हैं अभी तक, और अभी तक यही कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर उसको ओवरकम किया भी नहीं जा सकता। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे है, अदरवाइज हम v इज इक्वल टू सी या v ग्रेटर देन सी अचीव कर लेते अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि अगर ये फोर्स इंप्लीमेंट हो रही है, कांस्टेंट है, और ये इधर से टाइम इंक्रीज हो रहा है, दिस इज नॉट कांस्टेंट, तो इस मास को वेरी होना पड़ेगा ताकि इक्वालिटी क्या रहे? मेंटेन रहे। दैट इज वाई मास को वेरिएबल माना गया। नाउ जो फिजिक्स है वो आप लोगों को पता है कि क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। मतलब ये चीज़ों को एक्सप्लेन भी करती है, एंड हाउ मच चेंज इज ऑकरिंग, उस चेंज को या हाउ दैट क्वांटिटी विल बी मेजर्ड, आप उस मेजरमेंट को जब तक एक्सप्लेन नहीं कर देते इट विल नेवर बी सेटिस्फाइड। तो क्या है कि अब इतना तो समझ आ गया कि मास वेरी हो रहा है, बट हाउ मच मास इज बीइंग वेरिड बाय हाउ मच चेंज इन वेलोसिटी, तो ये एक्सप्रेशन तो हम लोगों को डिराइव करनी ही पड़ेगी। तो देखिए, चलिए चलते हैं वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी को डिराइव करने की एक्सप्रेशन के लिए। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, मैं थोड़े शॉर्टकट स्टेप्स बताऊंगी, आप लोग जो सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा।
ग्राफ मैंने डायग्राम पहले से ही बना के रखी है ताकि हमारा टाइम जो है वो लेसर कंज्यूम हो। देखिए हम लोग इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे फिजिक्स का, या मैं कहूँ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट था कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कांस्टेंट या आर इक्वली एप्लीकेबल इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि फिजिक्स के सारे लॉज सारे इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में इक्वली वैलिड है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज़ करेंगे। नाउ थिंग इज कि लॉ कौन सा यूज़ करें, तो हम जो लॉ यूज़ करेंगे दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जब भी आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, हम एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल कोलिजन का हमेशा उठा लेते हैं, उसी के कंटेक्स्ट में हम अपनी बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए एक मैं हूँ, एक आप हैं, हम लोग अपनी अपनी इंडिविजुअल वन सीटर कार्स के अंदर बैठे हुए हैं। एक कार है ए, एक कार है बी, वही दो हमारे पास फ्रेम्स हैं एस एंड एस डैश, जो कि इनिशियली कोइंसाइड कर रहे थे। उसके बाद एस वी वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट मूवमेंट करनी फ्रेम ने शुरू कर दी है। अब जो ये दो पार्टिकल्स हैं, दो कार्स हैं, जो ए एंड बी, ये फ्रेम एस डैश के अंदर इस तरीके से मूवमेंट कर रही हैं। दोनों का मासेस मैंने सेम एम एंड एम अज्यूम कर लिया है, दोनों की वेलोसिटीज की जो वैल्यूज हैं वो भी मैंने सेम अज्यूम कर लिए हैं, बट देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। मतलब इसकी मैंने यू डैश वेलोसिटी मान ली है ए कार की, बी की मैंने माइनस यू डैश वेलोसिटी मान ली है इन फ्रेम एस डैश। मान लिया कि ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है, जब दोनों कार्स कोलाइड हो गई। आफ्टर कोलिजन हमने माना, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, मास सेम है, हमने माना कि कोलिजन के बाद दोनों रेस्ट पे आ गई। कोलिजन होने के बाद वैसे भी परखच्चे उड़ जाते हैं, कुछ बचता है नहीं है, तो हमने माना कि दोनों मासेस क्या है, रेस्ट पर आ गए हैं। बट क्या ये जो सारी सिचुएशन है इस फ्रेम के अंदर सेम लगेगी? बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या माना, इस फ्रेम की सिचुएशन को लेटर सपोज मैं इसी फ्रेम के अंदर दिखा देती हूँ। इस फ्रेम के अंदर अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है, उसे क्या लगेगा कि जो कार ए है वो लेट अस सपोज u1 स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है। हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पिछले लेक्चर्स में करके आ चुके हैं। कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है, ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v अपॉन c स्क्वायर ux प्राइम। तो इस इक्वेशन को इसमें यूज किया जाएगा फर्दर ऑन। तो देखिए यहाँ पे जो बंदा होगा उसे लगेगा कि जो ए कार है वो u1 वेलोसिटी से जा रही है, मास मैंने कहा है कांस्टेंट नहीं है, तो इसको लगेगा कि इसका मास कितना है m1। तो b का जो सिमिलरली इसको लगेगा कि u2 वेलोसिटी से आ रही है। हमें नहीं पता दोनों में चेंज सेम आएगा नहीं आएगा, बिकॉज देयर डायरेक्शंस आर आल्सो ऑपोजिट, क्योंकि फ्रेम इस डायरेक्शन में आ रहा है और b कार इस डायरेक्शन में आ रही है, तो डायरेक्शंस रिवर्स हैं। तो इसकी वेलोसिटी u1 अज्यूम कर ली है, इसकी u2 अज्यूम कर ली है, मास इसका m2 मान लिया है हमने। ये बिफोर कोलिजन की पिक्चर है। आफ्टर कोलिजन इसमें एस फ्रेम के अंदर जो बंदा होगा उसे क्या लगेगा, इस फ्रेम में बॉडीज रेस्ट पे आ गई हैं, लेकिन फ्रेम चल रहा है, बॉडीज रेस्ट पे लेकिन फ्रेम चल रहा है। तो इस फ्रेम के अंदर अगर कोई पर्सन खड़ा है उसे क्या लगेगा कि ये दोनों बॉडीज आफ्टर कोलिजन फ्रेम की वेलोसिटी से चल रही हैं, यानी कि आफ्टर कोलिजन पर्सन इन दिस फ्रेम विल सी कि m1 प्लस m2 मास की दो बॉडीज v वेलोसिटी से चल रही हैं। अब नाउ जो फ्रेम S है इट इज एट रेस्ट। हम लोगों को पता है कि इस फ्रेम के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है। वैसे भी हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में प्रूव करके आए हैं कि S डैश के अंदर भी ये वैलिड है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पता है इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इसी फ्रेम के अंदर m1 प्लस m2 मास है इनटू वेलोसिटी v। अब देखिए इस एक्सप्रेशन के अंदर वी विल यूज लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर वेलोसिटी, जो कि क्या होती है, ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v अपॉन c स्क्वायर ux डैश। इसे हमें लगाना है इन दोनों पर, u1 u2 जो कि पार्टिकल a यानी कि कार a और कार b की स्पीड्स हैं। तो मान लीजिए a के लिए मैं ये वैल्यूज लिखने लगी हूँ। ux पार्टिकल की स्पीड होती है इन फ्रेम s, यानी कि a की स्पीड फ्रेम s के अंदर क्या है, u1 है। ux डैश होती है पार्टिकल की स्पीड इन फ्रेम s डैश, a कार की स्पीड इन फ्रेम s डैश क्या है, u डैश है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करवा देते हैं। तो u1 इज इक्वल टू u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v अपॉन c स्क्वायर u डैश। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई है कार a की।
इसी तरह से हम एक्सप्रेशन लिखेंगे कार बी के लिए। कार बी के लिए यू एक्स की वैल्यू यानी कि कार बी की स्पीड इन फ्रेम एक्स कितनी है, u2 यू एक्स डैश कार बी की स्पीड इन फ्रेम एस डैश विच इज माइनस यू डैश। ये दोनों हम पुट करवा देंगे तो u2 किसके इक्वल आया, माइनस यू डैश प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू डैश। ये दोनों वैल्यूज u1 एंड u2 की मैं पुट करवा देती हूँ इस एक्सप्रेशन 1 के अंदर। तो इस एक्सप्रेशन में जब हम इनको सब्स्टिट्यूट करवाएंगे वी विल गेट m1 इंटू यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू डैश प्लस m2 इंटू माइनस यू डैश प्लस वी 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर u डैश इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। मैंने क्या किया, m1 एक साइड ले लिया, m2 एक साइड ले लिया, तो m1 u डैश अपॉन v 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर u डैश माइनस m1v इज इक्वल टू m2v माइनस m2 इंटू माइनस यू डैश प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू डैश। अब इसमें से m1 कॉमन निकाल लीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को क्लब कर दिए, m2 कॉमन निकाल के इन दोनों एक्सप्रेशंस को क्लब कर दीजिए और एलसीएम लेकर इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। थोड़े से ही मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, एलसीएम लेके आपको जस्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। तो वहाँ से यू विल गेट m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर यू डैश अपॉन 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर यू डैश। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास आ जाएगी। इसको मैं यहाँ पर सेव करके रख लेती हूँ। m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू डैश 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू डैश। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई है। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी जो हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखी थी u1 और u2, हमें क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवानी है इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स u1 एंड u2। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास जो u1 था वो u1 किसके इक्वल था, u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर u डैश, इसके इक्वल था। मैंने इस इक्वेशन का किया स्क्वायर। अगेन छोटे छोटे मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, आप इसे कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को डिवाइड करना है सी स्क्वायर से। फिर आपको क्या करना है, 1 माइनस इस एक्सप्रेशन को कर देना है। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, सी स्क्वायर माइनस यू डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू डैश। ये एक्सप्रेशन, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स सॉल्व करने से आ जाएगी। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए क्योंकि बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एलसीएम लेकर एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। अब आपने 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिख लिया है। एग्जैक्टली सेम सिमिलरली आपको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसी एक्सप्रेशन से आप लिख देंगे। सिमिलरली यू विल राइट 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू बिल्कुल इसी की तरह आपके पास आ जाएगी। दैट वैल्यू विल बी, न्यूमरेटर बिल्कुल सेम रहेगा, 1 माइनस यू डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि u2 और u1 इनकी स्पीड एस डैश के अंदर क्या है, u डैश और माइनस यू डैश। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू डैश। अब देखिए आप लोग क्या कीजिए, ये दो एक्सप्रेशंस आपके पास आ गई हैं, इन दोनों को आप करवा दीजिए डिवाइड। तो यहाँ पर ही अगर मैं इन इक्वेशंस को डिवाइड करवा देती हूँ तो देखिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाता है इधर, 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर यू डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर यू डैश।
ये एक्सप्रेशन जो है आपके पास आ जाएगी और इनका स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगी। लेट अस रब दीज एक्सप्रेशंस। अब देखिए क्या है, हम बहुत ही नज़दीक है अपने रिजल्ट के। हाँ ये देखिए, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड और इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड कुछ सेम लग रही हैं, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, 1 प्लस v अपॉन c स्क्वायर u डैश अपॉन 1 माइनस v अपॉन c स्क्वायर u डैश, ये हमारे पास आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो हमने 3 को 2 के अंदर पुट करवा दिया। सो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब हमारे पास सिर्फ ए कार बी कार के मासेस और उनकी वेलोसिटीज है इन फ्रेम s, मतलब जो पर्सन रेस्ट पे है उसके कंपैरिजन में। अब मान लीजिए कि दोनों पार्टिकल्स, पार्टिकल ए पार्टिकल बी या कार ए कार बी, दोनों में से जैसे ही हमने कोलिजन करवाई है, इस बी को हमने क्या माना है, एट रेस्ट। मान लीजिए लेट बी इज एट रेस्ट। अगर बी रेस्ट पे है तो उसका रेस्ट मास m2, इसको मैंने m0 मान लिया। अगर ये रेस्ट पे है तो u2, इसकी स्पीड क्या होगी, 0। तो हमने यहाँ पे पुट करवा दिया m1 अपॉन m0 इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन 0 हो गई। सो 1 अपॉन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और आई कैन से इन जनरल, अब मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई है m1 इज इक्वल टू m0 अपॉन रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई है एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। इस इक्वेशन को अगर मैं और ज़्यादा जनरलाइज करके लिखूं, जो कि नॉर्मली बुक्स में लिखा जाता है कि इस u1 को जनरली दिस u1 इज रिटन एज v। ध्यान रहे यहाँ पे ये u या ये v इस पार्टिकल की स्पीड है, पार्टिकल जिस स्पीड से जाएगा, क्योंकि जो v हम फ्रेम की v लेकर चल रहे थे वो तो इसके अंदर कैंसिल ही हो चुकी है एक्सप्रेशंस में। तो ये जो v है दिस इज स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ मैं अगर पुट करवा दूँ, एंड जनरली m1 को मैंने मान लिया m मान लिया, तो m इज इक्वल टू m0 अपॉन रूट 1 minus v square upon c square, and this is well known expression of variation of mass with velocity। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मास जो है वो वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। नाउ क्वेश्चन इज कि चेंज हो रहा है, समझ आ गया, अब इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, लेट अस सी दैट। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, बार बार यही एक्सप्रेशन आके हमें परेशान करती है और हमारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे रही है। तो देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, हम लोगों को पता है कि जो ये एक्सप्रेशन है दिस इज लेस देन 1, क्योंकि v इज लेस देन c। अगर ये लेस देन 1 है तो ओवरऑल ये जो टर्म है दिस विल बिकम ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स m विल बी ग्रेटर देन m0। यानी कि अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो मास विल गो ऑन इंक्रीजिंग। मैं ये कह सकती हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा थिन पर्सन्स हैं, जो बहुत ही पतले पर्सन्स हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है कि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में स्पीड लेकर चलना शुरू कर दें तो वे उनके कंपैरिजन में लेसर स्पीड वाले पर्सन्स को पतले नज़र नहीं आएंगे, लगेगा कि फैटी पर्सन्स हैं, मास ज़्यादा है इनके पास, हैवियर फील होंगे वो। बट आई एम सॉरी टू फैटी पर्सन्स कि उनके लिए ये काम उल्टा है। अब देखिए इसके अगर मैं स्पेशल केसेस की बात करूं, इस एक्सप्रेशन के अंदर हम लोगों को पता है v इज़ वेरी 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 लेस देन c, जो हमारी नॉर्मल लाइफ सिचुएशंस हैं, जिसके अंदर हम वेलोसिटी जो है वो c के कंपैरिजन में बहुत कम होती है हमारी, तो ये फैक्टर 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाएगा एंड m विल बी इक्वल टू m0 विच इज इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। दैट इज वाई हम लो वेलोसिटी वर्ल्ड के अंदर मास को कांस्टेंट मान के चलते हैं। सेकेंड केस अगर मैं कंसीडर करती हूँ v इज कंपेरेबल टू c, तो क्लियर है हमारे सामने m इज ग्रेटर देन m0। एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट वन इज इफ v ग्रेटर देन c देन व्हाट विल हैपन। अगर v को मैं ग्रेटर देन c कर देती हूँ then this will become negative in root, and according to mathematics negative in root means imaginary, that means mass will become imaginary। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ दे रही हूँ जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके चलूँगी। I will discuss all this concept in detail and thoroughly in my next lecture। Mass will become imaginary, what does it mean? क्या ये जो concept है ये invisibility की तरफ कोई इशारा कर रहा है
ये आप लोग थोड़ा सोचिए और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके मुझे रिप्लाई करिए, हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सोचिए ये कि मास का इमेजिनरी बन जाना, इसको रियल वर्ल्ड में हम लोग क्या कहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।